हाय, नेपोटिज्म, क्रायोनिज्म, फेवरेटिज्म, इन सब में से किसी में भी हमारे आज के गेस्ट बिलीव नहीं करते। हैविंग अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज अबाउट नेवर एक्सेप्टिंग डिफीट, ऑलवेज लुकिंग ऑन द ब्राइटर साइड, डायरेक्टिंग योर थॉट्स एंड गेटिंग वेयर यू वांट टू रीच। ऐसे ही सुपर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले बंदे से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन में भी हैं, जो कि ओटीटी भी अपना लॉन्च कर रहे हैं, जो कि म्यूजिक में भी हैं। इनका अपना एक मुकाम जो इन्होंने हासिल किया, वो किस प्रकार से हासिल किया, वो क्या क्या कठिनाइयाँ इनके रास्ते में आई, इनके अनस्क्रूइंग मोमेंट्स क्या थे, किस प्रकार से इन्होंने सफलता अर्जित की, वो हाउ एक्सप्लेन जरूर करेंगे। फुल वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। जब तक मैं अपनी टीम के साथ पहुंचता हूं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तब तक आप उनकी सुपर इंस्पायरिंग टाइमलाइन को देखिएगा, लाइफ जर्नी को देखिए। ही इज नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, वो एक बेहद साधारण परिवार से है। ही इज अ स्मॉल टाउन बॉय, वो कानपुर में पले बढ़े। अपनी शुरुआती शिक्षा कानपुर से लेने के बाद मुंबई से एमबीए किया। बदलाव अनिवार्यता के पहियों पर लुढ़कता हुआ नहीं आता, बल्कि निरंतर संघर्ष से आता है। इन्होंने भी अपनी और अपने भाई की पीठ सीधी करके अपनी स्वतंत्रता और उज्जवल भविष्य के लिए काम किया, मेहनत की और अपने जीवन में बदलाव लाया। डिफिकल्टीज नेवर कम विद मैप्स। आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा और मजबूती से खड़े रहना ही पड़ेगा। इन्होंने भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में रास्ते का स्वयं निर्माण किया। दोनों भाइयों ने परिश्रम और लगन से बॉलीवुड में नाम बनाया, फिल्म फेयर्स जीते, बिजनेस को आगे बढ़ाया। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। दिस इज अंकुर's punchline. A very warm welcome, Ankur, to Aam Se Khaas. I'm really excited to talk to you about your success journey first. I want to know that how has been your success journey till now. मुझे लगता है अभी बहुत सारी चीजें और करनी बाकी हैं। लेकिन हाँ, वो एक वक्त को वो एक स्टूडेंट अंकुर तिवारी की अगर बात और रिसेशनरी इकोनॉमी 2009 की, अरे वो तो बहुत समय जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने आईटीएम से एमबीए कंप्लीट किया था और 2009 वाज माय फाइनल ईयर एंड 2008 onwards I believe recession came to India. So it was very much difficult to get a job and that too from a campus placement. So I still remember कि somewhere around 30% के आसपास मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट हो पाई थी किसी तरीके से, and I was in that 30% count. So I was quite lucky and I believe my first job was with ICICI Bank. Right. So मुझे पता नहीं था, जॉब का कभी ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर था। कॉलेज प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी था शायद, और किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उनको प्रूफ करना होता है बहुत सारी चीजें लाइफ में। फर्स्ट किक मिलती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। तो किस्मत भी अच्छी थी और मेहनत भी करी हुई थी, तो प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन मुझे वो जॉब मुझे बहुत दिनों तक अच्छी नहीं लगी, मैं कर नहीं पाया। तो आई बिलीव मैंने कुछ 8 या 9 मंथ्स में आई क्विट दैट जॉब। और मुझे याद है जब मैंने वो जॉब छोड़ी थी तो मेरे हाथ में कोई दूसरी जॉब थी नहीं। ओके। लेकिन फिर मुझे पता था कि अब मुझे करना क्या, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, बिकॉज आई वॉज क्वाइट इंक्लाइन टूवर्ड्स मीडिया फील्ड और फिल्म, म्यूजिक, बॉलीवुड। उसका रीजन शायद ये भी है कि आई बिलोंग टू अ वेरी म्यूजिकल फैमिली। माय मदर इज अ प्रोफेशनल सिंगर। राइट। वी हैव आवर ओन ग्रुप इन माय नेटिव प्लेस कानपुर। तो मॉम प्रोफेशनल सिंगर थी, मेरे फादर जागरण, अगर आप समझते हैं तो एक जागरण का ग्रुप के ऑर्गेनाइजर थे, उसको मैनेज करते थे। तो म्यूजिक और फिल्म्स का तो बचपन से बहुत शौक था। तो कुछ ऐसा चाहता था कि करियर उस तरफ ही बनाऊं। तो कोशिश ये रहती थी ब्रेड एंड बटर भी अर्न करनी है, आपको सर्वाइव करना है मुंबई जैसी डिफिकल्ट प्लेस में। तो और शौक भी पूरे करने हैं, वो चीज करनी है जो मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज
क्योंकि स्टूडेंट रहा हूँ और अब एक बहुत बड़ा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो ये बात अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि दुनिया में आई बिलीव 70% मे बी 80% लोग ऐसे हैं जो वो जॉब करते हैं जो वो करना नहीं चाहते या उनका मन नहीं करेक्ट। लगता है। तो खुशकिस्मत इसलिए भी मानता हूँ खुद को कि जो करना चाहता था वही कर रहा हूँ और उसी से ही पैसे कमा रहा हूँ। तो वो एक अचीवमेंट मुझे जरूर लगती है, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे जरूर आता है कि हाँ मैं यही करना चाहता था। करेक्ट। जैसे कि अगर वही जॉब कंटिन्यू की होती आईसीआईसीआई बैंक वाली हाँ, तो फॉर द सेक ऑफ जस्ट अर्निंग द मनी एंड हाँ, रनिंग माय फैमिली, तो शायद खुश नहीं होता। खुश नहीं होते और आज फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं राइट होता। राइट राइट। तो वो एक चीज रही है। तो एक तो ये भी कहना चाहूंगा कि कोशिश ये सबको करनी चाहिए कि जिसको करने में आपको काम ना लगे कि ये मेरा काम है, अगर आपको सुकून मिले आपको बेसिकली। करते हुए सुकून मिले। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं और इस इंटरव्यू के लिए आप इलाहाबाद से आ गए मुझसे मिलने के लिए। अगर शायद ये जस्ट एक रूटीन काम होता आपके लिए तो या आपने उसको ऑनलाइन करने का सोचा होता या फिर हम कैसे भी करके रिमोट लोकेशन पे करने के लिए, या हम वेट करते कि व्हेन वी बोथ आर इन मुंबई सिटी मुंबई, यस। तब हम करते। लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये आपके लिए सिर्फ एक काम नहीं है, ये पैशन है आपका बेसिकली। पैशन भी है, तो आप आ गए और हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं। तो काम वही करना चाहिए सबको जिसमें करते रहने से खुशी मिलती रहे। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस चीज़ को समझाया कि वाकई में काम को पैशन, हर एक काम को एक पैशन प्रोजेक्ट के तरीके से करना चाहिए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि Right. आप एक्चुअली आप कभी थकोगे नहीं। थकोगे नहीं। और वैसे भी अगर आप फुल थ्रॉटल एफर्ट मार रहे हो तो आपको आपका दिमाग और बॉडी दोनों में तारतम्यता आ जाती है, एकदम सिंक्रोनाइजेशन ज़बरदस्त हो जाता है। और अगर आप फुल थ्रॉटल एफर्ट मार रहे हैं और आउटपुट अगर आपका सही नहीं आ रहा है तो आपको वो मन आपका बता देता है कि बॉस करेक्ट आपको इसको रिपीट करना है। नहीं सर, आपको आपका जो जो आपके अंदर वाला अंकुर होता है ना, वो आपको हमेशा बोलता है कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप ये नहीं करना चाहते। तो आपने अपने नाम की मीनिंग को भी जस्टिफाई किया है इससे। जी तो वो आपको अंदर से हमेशा बोलेगा। आप ये ट्राई करिएगा, आप कभी कोई गलत काम करने की कोशिश करिएगा और आप मे बी आप कर भी जाएं, लेकिन अंदर वाला अभिषेक आपको डेली मना करेगा और हर वक्त मना करते ही रहेगा This कि is नहीं not ये meant गलत for है, you. यस ये गलत है, आप ये मत करिए। करेक्ट वो अंदर से आवाज आती है। करेक्ट। फैंटास्टिक। अंकुर, व्हाट आर योर ट्रिगर मोमेंट्स, अनस्क्रूइंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ? क्योंकि देखिए सभी कहीं ना कहीं जा करके कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं जो वो पाना चाहते हैं, जी बिल्कुल आती है। तो बिल्कुल आपको उसके ऊपर थोड़ा सा बेड ऑफ गौर। रोजेस आपको कभी नहीं मिलता। और अगर आपका एम क्लियर है, आपको पता है। अच्छा कई बार क्या होता है, आपको करना ही एक दो चीजें ही आती हैं, राइट। आपको कुछ और आता भी नहीं है, तो आपको कह लें कि मजबूरीवश करना ही वही पड़ता है फिर, क्योंकि आप कुछ और कर नहीं सकते। राइट। या फिर आपका फोकस एकदम क्लियर होता है कि नहीं, आई वांट टू गो देयर, मुझे या तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजमेंट में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, देन यू आर क्लियर। राइट। मुझे बचपन का तो बहुत याद नहीं है, पढ़ाई में ठीक ठाक रहता था, स्कूलिंग अच्छी रही, बहुत स्कॉलर नहीं था लेकिन आई वाज अबव एवरेज स्टूडेंट। मतलब फ्रॉम यूपी बोर्ड आई थिंक आई गॉट 70% मार्क्स इन माय ग्रेट। 10th ग्रेड बोर्ड्स में। तो मैं एक्चुअली बताना ही चाहता हूँ कि मुझे क्लियर था कि मुझे करना है। फिर मुझे ये क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मैं इंजीनियरिंग मुझे समझ में नहीं आ रही थी। जो बच्चे पढ़ते थे, जिनको मैं देखता था, जो मेरे घर में भी एज अ टेनेंट रहते थे, तो वो मोटी मोटी किताबें जब मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो मैं इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और ये नहीं कर पाऊंगा। अब कन्विंस करना है पेरेंट्स को कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है और मुझे कुछ ऐसा करना है जो यहाँ के बच्चे कर नहीं रहे हैं। तो अमूमन जब आप, और मैं बात कर रहा हूँ 2000 के आसपास की, 2002 के आसपास की, वहां पर पेरेंट्स को कन्विंस करना कि यू वांट टू गो इन अ फिल्म इंडस्ट्री बहुत मुश्किल था। और उस जगह से मैं ऐसी जगह से बता रहा हूँ जहां पर
अमूमन हर घर में इंजीनियर, मेडिकल या सिविल का बच्चा आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी सर्विस क्लास के बच्चे होते हैं। और ब्रिलियंट, मतलब सुपर। आप देखिए, अगर मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ अ सिविल एग्जाम्स के आपको यूपी और बिहार से ही मिलते हैं, बिहार से मिलते तो हैं। सारे बच्चे, तो एक अजीब सा प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर अपने आप। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी म्यूजिक का ही था, तो आई थिंक उनको ये चीज समझ में आई। मेरे मैं खुद से प्रेशर लेता था, लेकिन जब मैं मेरे पेरेंट्स से बात करता था तो मुझे वो प्रेशर नहीं मिलता था। राइट। वो सपोर्टिव थे, वो उस तरह से जो तुम्हारा मन करे तुम वही पढ़ाई करो। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन की फ्रॉम कानपुर ओनली। ओके। सो आई एम अ डबल पीजी। हाँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया, फिर मैं दिल्ली गया, मैंने एक देश के नामी बड़े न्यूज चैनल में इंटर्नशिप किया, और वो इंटर्नशिप करते हुए मुझे ये पता चल गया कि मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी मेरे लिए नहीं। ओके। बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोच करके बैठा था कि एक सवाल ये जरूर पूछूंगा कि व्हाई यू डू वॉट एवर यू डू, जी जी जी। व्हाई मैं जरूर पूछूंगा, बट आप स्वयं बताते चले जा रहे हैं कि व्हाई कितना हाँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत बिकॉज important व्हाई है। इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर जो मैं- भी आप कर रहे हैं उसका व्हाई अगर आपको क्लियर है तो आप सक्सीड कर जाएंगे। कर जाएंगे, राइट। क्योंकि क्योंकि जो मैं हाउ करना- अपने आप बनता चला क्योंकि जाएगा। जो मैं करना चाहता हूं, अगर वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, फिर तो मुझे ही उसको करने के रास्ते निकालने पड़ेंगे। राइट। हाउ अपने आप बनता चला जाएगा। अगर ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं तो वैसा। चोर के हाथ में अगर आप बैंक की चाबी दे दीजिए तो चोरी नहीं हो सकती है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसको तो पता होता है कि कैसे चोरी हो सकती है। कैसे हो सकती है। राइट। जैसे कि अगर आपको किसी काम को निकालना है, किसी काम को कम से कम एफर्ट में करना है, तो सबसे आलसी बंदे को दे दीजिए, वो कम से कम एफर्ट में वो काम कैसे करना है वो करके बता देगा। करेक्ट। तो मुझे दिल्ली जाने के बाद पता चला कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, और वहां पर यू आर ब्रिलियंट एट गिविंग एग्जाम्पल्स, वेरी इन्फेक्शियस एग्जाम्पल्स, स्मॉल एग्जाम्पल्स। Yes. काफी अच्छा लग रहा है। तो वहां पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अब मुझे ये बोलना है हाँ। घर पे कि मैं ये भी नहीं करूंगा। ओके। मुझे जर्नलिज्म में नहीं जाना, जर्नलिज्म का कोर्स। और ये बहुत कठिन है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करते होंगे। जी, और ये वो वाला वक्त है जब बाकी बच्चे प्लेस होते चले जा रहे हैं। हाँ। फिर एक बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट जॉब के लिए कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है। राइट। देश की राजधानी भी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है, और मैं वहां से भी वापस आ रहा हूं। मैं उनसे बोलने वाला हूं कि अब मुझे ये भी नहीं करना है। राइट। तो अब क्या करना है तुमको? तो मैंने उनसे कहा मुझे एमबीए करना है। अच्छा, इंटर्नशिप करने की वजह से वो पीरियड अगेन जिसमें मैं प्रिपरेशन कर सकता था कैट की, मैट की, जैट की, उसके भी 6 महीने निकल चुके थे। करेक्ट। तो फिर बोले अब तुम कैसे करोगे, बैचेस तो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने कहा मैं खुद से पढ़ाई करूंगा। मैं कोचिंग नहीं करूंगा, मैं खुद से पढ़ाई करूंगा। और मेरी मैथ और मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती थी उस वक्त। राइट। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पर, तो मुझे स्टडी मटेरियल मिलना और पता करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था उतना। तो मैंने स्टडी मटेरियल गैदर करना स्टार्ट किया और सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। राइट। और मैंने पहली बार में ही कैट का एग्जाम क्रैक किया एंड आई गॉट 90 परसेंटाइल दैट ईयर। मेरे लिए बहुत था। मुझे बहुत अच्छे कॉलेजेस के ऑफर हुए, और मुझे कुछ कॉलेजेस के ऑफर हुए मुंबई से। और पता नहीं क्यों मुझे ये था कि मुझे मुंबई जाना है। तो ये वो शायद बहुत बड़ा डिसीजन था पेरेंट्स के लिए भी और मेरे लिए भी, कि इतनी दूर जाना और इतनी दूरी पर घर वालों से दूर रहना। क्योंकि उसके पहले मींस मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक भी मैं मेरे शहर में ही मेरे फैमिली के साथ रहा हूं, और मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो बहुत लाड़ से और बहुत बहुत सारे लोगों के प्यार के बीच में पला बड़ा हूं। और अब मैं हॉस्टल में जाके रहूंगा, अकेले सरवाइव करना है, पढ़ाई करनी है, रहना है, पता नहीं क्या दिक्कत आए, कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं पता। तो वो ये आई थिंक मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट था कि उन्होंने ये अलाउ किया मुझे एक्सप्लोर करने के लिए। शायद जिंदगी को बहुत और बेहतर तरीके से समझने लगा हूं मैं, क्योंकि फिर अगेन ट्रैवल करने से आपके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जितना ट्रैवल करते हो आपको जिंदगी के बारे में उतनी ज्यादा मालूमात हासिल होती है। ट्रैवल का एक बहुत बड़ा ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। यस। एब्सोल्युटली। आप कल्चर समझते हो,
मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था सर, कानपुर से बॉम्बे जाना। हाँ छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कॉलेज के दौरान ही मुंबई घूमने आए एक दिन हम लोग वीकेंड्स पे। हाँ तो हमने देखा एक लड़की सिगरेट पी रही थी। हाँ सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक। हाँ, क्योंकि यूपी बिहार में आप ऐसा नहीं देखते। होता है। फिर सर एक कुछ दूरी पे मैंने देखा एक लड़की बहुत प्यार से माँ बहन की गालियां दे रही थी किसी को। कल्चर शॉक, Culture कभी देखा ही नहीं कभी। तो ये जो वो चीजें थी जिससे शायद आप बहुत सारी चीजें सीखते भी हो, और आपकी आपकी अपनी एक अंदर की एक क्षमता भी बढ़ती है शहर को लेकर, आपके खुद के कॉन्फिडेंस को लेकर। वो शायद ट्रैवल करने से या ऐसी जगहों पर स्टडी करने से बहुत आता है और बहुत बेनिफिट होता है। बिकॉज ये जो प्रोफेशनल स्टडीज होते हैं, आई एम श्योर आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, IIMs IITs जाते हैं आप ट्रेनिंग देने के लिए। पढ़ाई या कोर्सेज तो पूरे देश में वैसे अवेलेबल हैं, लेकिन क्या वो एटमॉस्फेयर, क्या वो वर्क कल्चर हर जगह मिल पाता है? सही बात है। यू That गॉट टू makes a एडजस्ट difference. योरसेल्फ। और That वो makes a difference. बिल्कुल सही बात है भाई। लोग कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है, मैं कैसे परफॉर्म करूं, वैसा माहौल नहीं मिल रहा है। यू हैव टू मेक इट कंड्यूसिव फॉर योरसेल्फ, यू Yes. हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ Yes, completely. कंप्लीटली। एंड दैट इज वाई बहुत जो हमारे टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफरेंस जनरेट कर पाते हैं बिल्कुल। बाकी इंस्टीट्यूट। एकदम पैराडाइम शिफ्ट है। स्मॉल टाउन बॉय पहुंचा मुंबई। एक बड़े शहर मुंबई, जी। तो एकदम पूरा का पूरा हाँ, मतलब सब कुछ transition- चेंज था मेरे हाँ, लिए, पूरा ट्रांजिशन था। हाँ। और खाने उसको पीने से स्मूथ बनाना ही तो जी। वही तो कला और है। घर पे ये भी नहीं बोलना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ करने के दौरान कभी ये आया ही नहीं दिमाग में कि कानपुर जाना है आप, क्योंकि करना वही था। दिल्ली में जैसे मुझे 3 महीने में समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मुंबई में कभी ये फील नहीं हुआ। मुझे शायद तकलीफें बहुत हुई, लेकिन वो तकलीफों से मैं हारा नहीं है। मेरे दिल ने, मेरे मन ने कभी जवाब नहीं दिया कि यार चल ये भी तेरे बस का नहीं। वो कभी हुआ ही नहीं। यू न्यू दैट दिस इज मेंट फॉर मी। यस, मैं यही करूंगा, मुझे यही ये करूंगा। अच्छे से आता है हाँ। और मुझे यही करना है। एंड देन मेरा छोटा भाई अंकित, उसको म्यूजिक में करियर, फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाना था। तो बेसिकली आंटी के बाद अंकित और आप, मतलब तीन लोग, और अंकल भी, मेरे ख्याल से फादर भी नहीं, उसी में ऐसे तो सर मेरे ननिहाल और मेरा बाबा का घर जो है वो सारे लोग ही म्यूजिक में हैं। म्यूजिक के हैं। तो मेरे नाना भी म्यूजिक में थे, मेरे मामा भी म्यूजिक में थे, मेरी मौसियां भी म्यूजिक में हैं, मेरे सारे के सारी कजन सिस्टर्स म्यूजिक में हैं। अच्छा। चाहे वो मेरे नानी के साइड से हो या मेरी दादी के साइड से हो, हाँ। सब लोग म्यूजिक में हैं। और आज लेकिन की डेट- आपने और अंकित ने तो एक नया मुकाम हासिल हाँ, किया मतलब वो इसमें। लोग सारे आज की डेट में अच्छे से अच्छे कानपुर के सारे अच्छे स्कूल के म्यूजिक टीचर्स हैं। ओके। सब ऑल आर वेल सेटल्ड। ग्रेट। हाँ, हम थोड़ा सा निकल गए। हम वो कह लीजिए, हम वो चावल थे जो हाइबरनेशन से बाहर आए, जी। अपने शेल से बाहर निकले, कोकून से बाहर निकले, और और हमेशा से perform ये किया। पता था सर कि ये हम कर सकते हैं। राइट। ऐसा भी नहीं है कि हम फ्लूक करने गए थे, हाँ, राइट। क्योंकि मौका एक ही था हमारे पास, दूसरा चांस नहीं मिलने वाला था। वो मौका मिला कैसे, मतलब कैसे, किस तरीके से यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी? तो मैं समथिंग पहले- वेरी मैं इंपॉर्टेंट। पहले चला दिस इज योर हाई पॉइंट। जी, तो मैं पहले चला गया था बॉम्बे। हाँ। अंकित मेरे तकरीबन 6 महीने के बाद आया है। और तो अंकित आ गया। अच्छा, मैं रहता था न्यू बॉम्बे में, मेरा कॉलेज होता था, और अंकित आया। अंकित प्रॉपर मुंबई सिटी में अंधेरी वेस्ट इलाके में रहता था। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे चिंता तो रहती थी, मेरा छोटा भाई है। तो हम लोग मैं क्या करता था कि फ्राइडे का लेक्चर खत्म करके सैटरडे संडे ऑफ रहता था हमारा। हाँ। तो मैं फ्राइडे की लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ता था न्यू बॉम्बे से। स्टेशन में भूल रहा हूँ, खारगर स्टेशन से लास्ट ट्रेन पकड़ता था और अंधेरी वेस्ट आता था। और ये रूट है सर तकरीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे का, और बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आपको लोकल ट्रेन का एकदम। आइडिया होगा। तो खड़े खड़े हम लोग आते थे, और फिर स्टेशन से मैं बस लेता था। मुझे आज भी याद है 242 नंबर की बस चलती थी अंधेरी स्टेशन से। मिल्लत नगर करके एक जगह है अंधेरी वेस्ट में, वहां हम रहते थे। तो वहां मैं जाता था, और 2 दिन में अंकित के साथ रहता था।
मैं इसलिए रहता था कि कम से कम ये 2 दिन मैं उसको खाना बना के खिला सकूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वो और आप टिफिन पहले से रह रहे हो, आप एडजस्ट कर चुके हो। और वो टिफिन मंगा के खाता था, तो मुझे पता है कि हमको क्या पसंद है, तो मुझे नहीं मिल रहा है, कम से कम मैं इसे तो उसके मिले। लिए हाँ, प्रोवाइड कर राइट सकूं। राइट। और उन 2 दिनों में तो मैं सेट फ्राइडे इवनिंग पहुंच जाता था, फ्राइडे सैटरडे संडे, और मैं सर संडे की शाम को नहीं आता था, मैं मंडे की मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ता था और सीधे और मैं कॉलेज सीधा लेक्चर। कॉलेज पहुंचता था। हाँ और मेरे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स कि मेरे दोस्त बाइक लेकर खड़े रहते थे, मेरा इंतजार करते थे स्टेशन स्टेशन पे, पे खारगार। क्योंकि हमको पता नहीं वहां से ऑटो टाइम पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम कॉलेज टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स खड़े रहते थे, अंकित खड़ा रहता था, वरुण कई बार आता था मुझे पिक करने के लिए, और हर्ष मेरे साथ आता, क्योंकि हर्ष और मैं साथ में जाते थे और साथ में ही आते थे। ओके ग्रेट। तो ये वो कुछ दोस्त थे जो बाइक लेकर इंतजार करते थे, और हम लोग तुरंत सीधा कॉलेज के लेक्चर में लेक्चर पहुंचते थे। में हाँ। और फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं लेक्चर करता था, और फिर मैं ऐसे सा मैंने तकरीबन 7-8 महीने गुजारे। फिर एक ऐसा वक्त आता है एमबीए में, एक आपको प्रोजेक्ट करना होता है आउटसाइड फ्रॉम द कॉलेज, तो वो करने के लिए फिर मैंने कॉलेज परमानेंटली हॉस्टल छोड़ दिया था। तो ऐसे चलते रहा, पढ़ाई कंप्लीट करी, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यू शिफ्टेड टू अंधेरी प्रॉपर मुंबई, एंड आई गॉट प्लेसमेंट। तो मुझे पहली जॉब ऑफर हुई थी कानपुर की। ओके। मेरा नेटिव सिटी देखते हुए कंपनी ने मुझे पहली जॉब ऑफर करी थी कानपुर की, लेकिन मुझे कानपुर आना नहीं था। और बहुत सारे लोग आज की डेट में, मतलब दिस इज अ बिग लेसन, बहुत सारे लोग अपने होम टाउन वापस लौटना जी चाहते बहुत हैं। सारे लोगों कंपनीज एक्चुअली देती ही इसलिए हैं कि आपको इजी भी रहे, हाँ, और आप एक्सेप्ट भी कर लो उनकी ऑफर को, ताकि और आप ये मैं- अपना बेस्ट वहां पे दे सकें, बिकॉज यू आर अवेयर जी, ऑफ द जी, डायनेमिक्स। यस। और ये मैं अगेन बता रहा हूँ बात, जब इकोनॉमी स्लो डाउन था सर, मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। ग्रेट। और कॉलेज में कुछ ऐसे रूल्स आ गए थे कि अगर आप किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है आपने कॉलेज प्लेसमेंट के, और आपको ऑफर मिली है, आपने ऑफर नहीं ली, तो आपको दूसरे किसी उसमें यू बी बार्ड। बैठने नहीं देंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे कानपुर जाना नहीं है, तो मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। फिर थोड़ी बहुत फाइट वाइट करके मैं बैठा दूसरे इंटरव्यूज में, एंड फिर मैंने मुंबई की जॉब ली। उसका रीजन यही था कि अब मुझे मुंबई में रह के करियर भी बनाना है और भाई का करियर भी बनाना है। राइट। तो मैं ऐसी जॉब की तलाश में रहता था जहां पर मैं हमारे सर्वाइव के लिए ब्रेड एंड बटर का इंतजाम भी कर सकूं, और साइड बाय साइड जो फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रगल है वो भी कर सकूं विद माय यंगर ब्रदर। मैंने ऐसी जॉब्स करना स्टार्ट किया जो मेरे फील्ड की होती थी, और जहां पर मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगल को भी थ्रू टेलीफोन और थ्रू इंटरनेट या ईमेल्स वगैरह से मैं कंप्लीट कर पाता था। राइट। तो उसी दौरान हमारे स्ट्रगल के दौरान कुछ हमको लीड्स मिली, बात करते हुए आप स्ट्रगल कर ही रहे हो, काम मिला, लोगों के फोन नंबर्स मिले, थोड़ी जान पहचान स्टार्ट हुई, नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ। और अगर मैं सुन रहा है तू गाने की अगर आपसे बात करूं, तो किसी ने हमको भट्ट साहब का फोन नंबर दिया। ये स्ट्रगलर्स के लिए बहुत अच्छा लेसन होगा जो आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से तो काफी। किसी ने हमको, और हम कॉल तो करते ही थे, काम क्योंकि चाहिए ही था, तो किसी ने हमको दिया भट्ट साहब का नंबर। और पहली बार में तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े नाम और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, और ऐसे ही आपको किसी का पर्सनल नंबर मिल जाए, ये मुझे लगा ये पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यू करना ही इतना मुश्किल होता था उस वक्त पे, तो ये इतना इजी नहीं है कि इतने बड़े शख्सियत का डायरेक्ट नंबर आपको मिल जाए। तो नंबर मिलने के बाद हमने 10-15 दिन फोन ही नहीं किया, ये मानते हुए कि ये गलत नंबर होगा। राइट। और एक दिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत लो फील कर रहे थे, तो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, और ये हुआ कि यार वो नंबर मिला, ट्राई करते हैं, अभी कुछ है ही नहीं हाथ में, तो वही नंबर ट्राई करके देख लेते हैं किसका नंबर है, सही है या गलत नंबर है। एंड आई डायल्ड दैट नंबर, एंड ही वाज मिस्टर भट्ट, वो भट्ट साहब का ही नंबर था।
एंड ही पिक्ड। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि महेश भट्ट की आवाज इस देश में मुझे लगता नहीं कि कोई भी पहचान नहीं सकता है। वो हेलो कहना से ही मुझे कंफर्म हो गया था कि दैट ही इज मिस्टर महेश भट्ट। तो मैंने उनसे बात किया, कुछ काम हम कर चुके थे तब तक, हमने वो रेफरेंस दिए उन काम के, एंड उन्होंने पूरी बात अच्छे से सुनी, बहुत अच्छे से बात करी, और हमें मोहित से मिलने के लिए बोला उन्होंने। एंड ही एडवाइज्ड अस कि आप मोहित से मिलिए, एंड ही इज डूइंग सम फिल्म्स, सी अगर उसको आपका काम अच्छा लगता है, देन यू कैन टेक इट अहेड। Ankur, how do you celebrate small little moments? If you can share, if you are willing to share it with us. Sure, why not? हाँ. Actually, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग शायद बहुत बड़ी खुशियों की या बड़ी सेलिब्रेशन के वेट में छोटे छोटे चीजों को भुला देते हैं या भूल जाते हैं, उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स बताता हूं जब हम शायद वो सक्सेस नहीं मिली थी, वो हम नाम नहीं थे, लेकिन जिंदगी में खुशियां तो आती थी, तो हम उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। हाँ हाँ. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे शुरुआती दौर में, जब हमको कुछ प्रोजेक्ट्स करने के लिए असाइन होते थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है तिग्मांशु धूलिया जी की पहली फिल्म थी जो हमने मतलब एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अंकित ने करी थी। उनकी फिल्म थी साहब बीवी और गैंगस्टर। तो उसका एक गाना करने के लिए हमको मिला, और वो लॉक हो गया था, मतलब वो गाना हम ही कर रहे थे, ऐसा करके लॉक हो गया। तो वो सेलिब्रेट करना था। हमारे पास बहुत पैसे होते नहीं थे और स्ट्रगल जिंदगी का चल ही रहा था। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उनके ऑफिस से निकल के, आराम नगर में उनका ऑफिस होता था अंधेरी में, और आराम नगर के एंट्रेंस पे वड़ा पाव की एक दुकान होती थी। और तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने पहली खुशी कोई काम मिलने की वड़ा पाव खाके और आई थिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर सेलिब्रेट करी थी, जो हमें आज तक याद है कि उसकी वैल्यू पता उसकी थी उसकी. वैल्यू। हाँ, क्योंकि वो सेलिब्रेट करना था, उसका वो कैसे सेलिब्रेट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ. सेलिब्रेशन तो आपके अंदर की खुशी होती है। तो ऐसी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनको हमने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि शायद वो छोटी छोटी खुशी से ही हमको हर दिन की एनर्जी मिलती थी। हम लोग 10 दिन का भी प्लान नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ नेक्स्ट डे का प्लान करते थे। एक दिन अच्छे से चला जाए, फिर कल देखेंगे क्या होगा। तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स, कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कभी कोई छोटी सी चीज का सेलिब्रेशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत बारी तो यही होता था कि चलो ठीक है, काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इतने बड़ी शख्सियत से या इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में मीटिंग तो करी, वहां गए, अपना काम दिखाया, तो कम से कम उनको इन चीजों को भी हम सेलिब्रेट कर लेते थे। Great. So Ankur, you are full of energy, full of enthusiasm. इतनी पार आप कैसे लाते हैं अपने अंदर? मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस समय आप कर रहे हैं जिसमें आप ये पावर को अपने डाल रहे हैं? और अभी, और दूसरा पार्ट मेरे सवाल का ये है कि फ्यूचर एंडेवर्स क्या क्या हैं आपके, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आप समाज को कुछ दे करके जाएंगे आप दोनों भाई? देखिए, अभी जिस दौर में हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही कठिन वक्त है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सही बात है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है. होगी। तो और मैं बहुत सारे लोगों को सुनते रहता हूँ, कुछ वीडियोस में देखते रहता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फॉलो करता हूँ। तो किसी एक बड़ी शख्सियत ने इस पर्टिकुलर ईयर के लिए ये भी बोला है कि ये 2020 में हम सरवाइव कर जाएं, वही बहुत बड़ी बात है. करियर हम 2021 के बाद से देखेंगे। तो सेम चीज को मैं इस बार फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कोविड की वजह से हमको पॉज करना पड़ रहा है। मैंने स्टार्ट किया था, मेरी सबसे पहली कंपनी का नाम था ब्रदरहुड एंटरटेनमेंट, जिसके अंडर में हम म्यूजिक वीडियोस, म्यूजिकल शोज, म्यूजिक रिलेटेड सारी क्रिएटिविटी करते थे। उसके बाद मैंने एक नई कंपनी फॉर्म करी, उसका नाम था ब्रदरहुड मोशन पिक्चर्स, जिसके अंडर में हम वेब सीरीज करते हैं। और भगवान ने
चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो मे बी नियर फ्यूचर में हम फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे उसके अंडर से। उसके बाद मैंने एक आपका वो क्वेश्चन कि आप समाज के लिए क्या समाज करना के लिए चाहते क्या हैं, कर रहे हैं? उसके लिए मैंने 2 चीजें करके रखी हुई थी, लेकिन वक्त के वजह से और करंट सिनेरियो की वजह से दोनों चीजों को स्टार्टअप नहीं मिल पाया। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उसमें से एक चीज था, मैंने एक एनजीओ खोला था विच इज कॉल्ड ब्रदरहुड फाउंडेशन, जिसमें मैं बहुत ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो अभी उसकी तरफ ध्यान दूंगा। और मैंने एक एकेडमी, म्यूजिकल एकेडमी ओपन करा था विच इज कॉल्ड अंकित आर्ट्स एकेडमी, जिसकी ओपनिंग के होते होते ही कोविड स्टार्ट हो गया। तो Okay. अभी वो पूरी एकेडमी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता है, तो अभी बेसिक स्टडीज ही पॉज है, बेसिक पढ़ाई ही लोगों की पॉज है। और मैं भी जिम्मेदारी लेते हुए ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता है जिससे कोविड-19 और फैले। तो अभी हमने वो इंस्टीट्यूट को भी ऑलमोस्ट पॉज पे रखा हुआ है। तो ये 2 वो ऐसी चीजें हैं जिनमें एकेडमी का मेरा मकसद यही था कि ऐसे टैलेंट, ऐसे बच्चे जो छोटे शहरों में रहते हैं और जिनको मौके की तलाश है, और अगर मौका मिलेगा तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, तो हम उनको वो मौका देने की कोशिश हमने करी थी। और उसका मकसद ये था कि हम ऐसे शहरों के बच्चों को मुंबई तक लेकर जाएंगे और वहां पर भी उनको गाइड करेंगे, उनको वहां परफॉर्म कराएंगे, स्टैब्लिश करवाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे, जब तक उनको इंडस्ट्री में एक्चुअली आप उस माहौल में नहीं है अगर, तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे भी पता नहीं चल पाती। राइट। तो हम उनको वो माहौल देने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सपीरियंशियल पॉसिबल हुआ, लर्निंग टाइप का। अगर पॉसिबल हुआ तो वहां की जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन कराने का की कोशिश करेंगे, ताकि उनको वो रियल टाइम अचीवमेंट्स, रियल टाइम नॉलेज मिल सके। तो ये कोविड के खत्म होने का नहीं, हम वेट नेक कर रहे हैं। नियति बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए। आपकी नियत एकदम नेक है। जी, thanks. ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अंकुर, इट वाज रियली thank you, sir. ग्रेट टॉकिंग टू यू। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने आपके अंडर में गाइडेंस लिया है आईटीएम जब मैं अपना एमबीए कर रहा था। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, और आप मेरी सक्सेस, क्योंकि गुरु का स्थान और माता पिता का स्थान ऑलमोस्ट एक जगह पर होता है। वो मेरा कोई रोल नहीं, वो तो प्लेसमेंटर्स जहां हमें बोलता है वहां हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आप मेरे लिए हमारे लिए आप ही थे। हमारे लिए आपसे कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।